कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत मूल अधिकार चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों मूल अधिकार से बनने वाले जो प्रश्न परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों की चर्चा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो आइए हम लोग मूल अधिकार चैप्टर अपना शुरू करते हैं। दोस्तों मूल अधिकार जो है इसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन यानी मूल अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग किसमें है, भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाग हमेशा परीक्षा में पूछ लिया जाता है और कहाँ से लिया गया ये भी याद रखिएगा। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये संविधान के भाग 3 से संबंधित है और 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। मैंने अभी आपको आगे ही बताया था दोस्तों कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है, आर्टिकल कहाँ से 12 से लेकर 35 तक और अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया? भारत का अधिकार पत्र किसे? भाग 3 को। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपातकालीन स्थिति में ही आर्टिकल 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मूल अधिकार क्या है? न्याय योग्य यानी वादी योग्य है। चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि मौलिक अधिकारों, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनकी तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से किया जाता है। किससे? अमेरिका के अधिकार बिल से किया जाता है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन जब मूल संविधान बना था उस समय कितनी थी? 7 थी। जो संपत्ति का अधिकार है उससे मूल अधिकार के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इससे यानी संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मूल अधिकारों का प्रारूप कब तैयार हुआ था ये भी जान लीजिए, कई बार पूछा, इंपॉर्टेंट है। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उस समय जो है 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से दोस्तों ये जान लेते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, यहाँ पे 23 लिखा है, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। छठा कौन सा है आपका? तो छठा जो है आपका मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? समता या समानता का अधिकार जो हमारा पहला मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान लागू किया जाएगा। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत किस में है, तो आर्टिकल 17 में। और विधि के समक्ष समानता ये किस में, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा जो मूल अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में। आर्टिकल 19 क्या है, मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अब 19 के अंतर्गत 6 कौन कौन से अधिकार हैं देख लेते हैं। 19A बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 19B सभा करने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष, यहाँ पे दोष होगा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानूनों के तहत। तीसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि सरकार अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इम्पॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 21A राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। आगे देखेंगे आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाएगा।
इसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी दिया जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों निवारक निरोध के बारे में जान लीजिए। क्या होता है निवारक निरोध, जो आर्टिकल 22 से ही संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब 3-4 पॉइंट दिए हैं, उन पे कार्य करना होता है। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, सरकार ऐसे व्यक्ति को, यानी निवारक निरोध के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को केवल 3 माह तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है। बिना बोर्ड के प्रतिवेदन के किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है निवारक निरोध के अंतर्गत। अब आगे देख लेते हैं मूल अधिकार तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करना। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 24 परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा चौथा मूल अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म के आपाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता और सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 28 में ये कहा गया कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। आगे देखेंगे पांचवा मूल अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 30, 29 और 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान समय में 6 समुदाय जैसे मुस्लिम, पारसी,
ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 30 देख लेते। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। हमारा छठा मूल अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 जो है उसका लोप हो चुका है। उसके अंतर्गत क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा का है। याद रखिएगा, किसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए समुचित कार्यवाही के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये 5 तरह के रिट कौन कौन से हैं? पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध लेख और पांचवा क्या है? पांचवा है आपका अधिकार पृच्छा। पहले हम लोग जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा क्या है आपका? परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का अधिकार आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है आपका उत्प्रेषण। इसके अधीन उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। फिर है आपका प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में कहा गया है यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है। फिर आपका आखिरी में आता है अधिकार पृच्छा लेख। इसमें क्या कहा गया है? अधिकार पृच्छा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कौन से संशोधन हुए हैं? तो एक था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसके निर्णय से जो 1967 में आया था, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार भी शामिल किया गया था। फिर था सर्वोच्च न्यायालय के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता था। लेकिन 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि
अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था। दोस्तों, ये था हम लोगों का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने मूल अधिकार से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जाना है। दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो अगले पार्ट में आएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।